आज का जो क्लास है, ये आज की हमारी जो क्लास है, क्लास 11th की अभिव्यक्ति माध्यम की हिंदी की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लेसन नंबर 1 को सपोर्टिंग मटेरियल से कवर कर रहे हैं, जिसमें जनसंचार माध्यम और लेखन इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले संचार और जनसंचार में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। संचार क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? देखो, संचार के बारे में बताया गया है कि संचार जो है वो चर धातु से उत्पन्न हुआ है। किस धातु से? आपसे 1 नंबर के एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि संचार किस धातु से उत्पन्न हुआ है? चर धातु से उत्पन्न हुआ है। और संचार शब्द का मतलब क्या है कि देखो, चर धातु का मतलब क्या होता है? जो गतिमान वस्तु है। जो क्या है? गतिमान वस्तु है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। चर धातु का मतलब यह है। इस तरीके से संचार का जो मतलब क्या निकल के आ गया? संचार का अर्थ आ गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का, जानकारी का, या फिर सूचना हो सकती है, जानकारी हो सकती है, आपकी भावना हो सकती है, उसका पहुंचना क्या कहलाता है? संचार। जैसे एक ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है, ये अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, तो ये संचार कर रहा है, ये संचार है। लेकिन एक होता है जनसंचार, जिसे हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? एक ही समय में एक व्यक्ति क्या करता है? अपनी बात को कई लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन उसका माध्यम एक होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, अभी अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो क्या होता है कि टीचर एक है, पढ़ाने वाला एक है, लेकिन एक ही माध्यम से वो क्या कर रहा है? अलग अलग स्थान पर बैठे हुए लोगों के साथ डायरेक्टली, वर्चुअली या जिस भी तरीके से कनेक्ट होता है। यानी एक ही समय में अलग अलग स्थान पे बैठे हुए व्यक्तियों को अपनी सूचनाओं को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? संचार। सबसे पहले आपको जनसंचार कहलाता है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि संचार का मतलब हम 2 पर्सन इंडिविजुअल कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस में। और जनसंचार का मतलब क्या है? देखो, नाम में ही है जन। आप अपना संचार जब पूरी जनता के बीच में कर रहे हो, एक दो पर्सन नहीं, बल्कि आप क्या कर रहे हो? अपनी जो भी बात है, क्या यूट्यूब या इंटरनेट ही ऐसा माध्यम है जनसंचार का? तो इसका उत्तर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे माध्यम है जो जनसंचार में आते हैं। बताओगे मुझे कौन कौन से माध्यम आते हैं? वेरी गुड। टेलीविजन हो गया, उसके अंदर, टेलीविजन के अंदर जितनी चीजें आप देखते हो सारे आ गई। दूसरी चीज रेडियो, रेडियो हो गया जनसंचार का। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सारी की सारी चीज आपकी किस में आ जाएगी? जनसंचार में। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अब आप इजीली संचार और जनसंचार में डिफरेंशिएट कर पाओगे। देखो, जनसंचार का मतलब क्या है? माध्यम एक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही समय में कई लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, आपकी जो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होती है, कभी आपने करी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग? आपकी फैमिली में किसी ने? हम क्या करते हैं? हम अपनी बात, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी मदर को कॉल किया और उसी समय आपने अपने फादर को भी कॉल कर दिया, और दोनों से एक साथ बात कर रहे हो, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो वो किस में आएगी? संचार में आएगी कि जनसंचार में आएगी? वो जनसंचार में आएगी। ध्यान रखना है आप सभी को। क्यों? क्योंकि वो अदर अलग जगह पर है और आप क्या हो? अलग जगह पर हो। आपके पिताजी एक अलग जगह पर है, हम तीनों कनेक्ट हो गए एक ही जगह। लेकिन संचार में क्या होता है कि जैसे क्लास टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसके सामने स्टूडेंट है, वो एक से ज्यादा है, तो उनके बीच में संचार हो रहा है। संचार में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, सिर्फ 2 व्यक्ति ना, दो। जैसे अभी हमारी जो क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, हम सामने अगर यहाँ बैठे हुए हैं, हम सामने बैठे हुए, आपके सामने एक साथ कई सारे लोग हैं, तो वहां पर मतलब 2 पक्षों के बीच में ही केवल सूचनाओं का या जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है। जब द्विपक्षीय हो तो वो संचार कहलाता है, और जब एक ही समय में बहुपक्षीय हो जाए वो क्या होता है? वो जनसंचार कहलाता है। ठीक है, संचार और जनसंचार में अंतर क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बताया गया है संचार के बारे में। संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? एक छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, और कोई पर्सन जब मृत्यु होती है उसकी, जन्म से मृत्यु तक हम लोग क्या करते हैं? संचार करते रहते हैं। बोलोगे ऐसा तो नहीं भैया, मैं हमेशा तो बात नहीं करती। लेकिन जैसे कोई जन्म होता है बच्चा, उसको कोई चीज चाहिए होती है, जैसे उसको भूखी लगी है, तो वो क्या करता है? वो रोता है। बोल तो नहीं सकता, वो हमारी भाषा तो नहीं समझता, लेकिन वो रो कर क्या करता है कि उसको किसी चीज की जरूरत है, वो इस बात को बयां करता है। मृत्यु से पहले भी इंसान दवाइयों के लिए या और चीजों के लिए
वो क्या करता है, लोगों को याद करता है। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। अगर आप किसी चीज, जिस दिन मृत हो जाओगे तो उस दिन संचार की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी। सभी जीव संचार करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही करता है, जानवर भी करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सभी व्यक्ति संचार करते हैं। परंतु संचार बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार कहलाता है। मनुष्य जो है ना, बौद्धिक रूप से विकसित है। तो मनुष्य, तुम देखो मनुष्य ने कितनी चीजें बना ली, आज तक एआई बना लिया, जो क्या है, मनुष्य की बोलने से केवल काम कर देता है, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बन गई है आज के जमाने में। तो मनुष्य का जो संचार है वो बाकी अन्य जीव जंतुओं, प्राणियों से संचार से भिन्न है, अलग है, या फिर हम कह सकते हैं अच्छा है। संचार माध्यम से भौगोलिक दूरियां क्या हो गई है, कम हो गई है। अब देखो संचार के माध्यम अलग अलग है। अब संचार के माध्यम के ऊपर हम आएंगे धीरे धीरे। संचार के कितने माध्यम हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे, कौन कौन से? और एक सांकेतिक, जिसमें हम इशारा करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि कई लोग लिखित रूप में अपनी बातें बोलते हैं, कई लोग बोल के अपनी बातें बोलते हैं, और कई लोग क्या होते हैं, अपने एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, उन सब के थ्रू भी अपनी बातें बयां करते हैं। जैसे कोई गुस्से में दांत पीस रहा है, कोई दांत पीस रहा है तो आप समझ जाओगे कि अगला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है। कोई स्माइल कर रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो खुश है। कोई आपके सामने हाथ फैला रहा है तो इसका मतलब क्या है, पक्का कुछ मांग रहा है ना। तो अलग अलग हमारी भावनाएं हो सकती हैं और अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं। हम अलग अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं संचार करने के लिए। और पहले संचार ऐसे ही होता था, मौखिक रूप से ही होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे व्याकरण का विकास हुआ, शब्द उच्चारण समझ में आए। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में शायद पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, और अगर आपने नहीं पढ़ा, 6ठी 7वीं में भी पढ़ा जाता है, तो आप आगे 12वीं क्लास में फिर पढ़ोगे। इस सभ्यता में लोग रहते थे, लेकिन इस सभ्यता के जो लोग थे वो लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे थे ही। वो लोग कैसे संचार करते थे, बोलकर। उस जमाने का जो भी मिला वो हम खुद ही नहीं पढ़ पाए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो संचार ने आज के जमाने में भौगोलिक दूरियां भी कम कर दी है। संचार के साधनों में विकास हो गया तो बोलोगे हो गया। हम पहले संचार के माध्यम क्या कहते थे, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अब आजकल चौथा भी जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर आपके इंटरनेट खासतौर पे इसमें डाला जाएगा। बोलोगे भैया जो मैं अपनी सहेली को या दोस्त को या अपने फ्रेंड को जो भी है उसको मैं टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, तो वो तो मैंने लिखित रूप में नहीं किया, वो तो डिजिटल फॉर्म में गया उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन में आएगा। चौथा माध्यम भी आपको याद रखना है। अब चौथे माध्यम की वजह से आप कह सकते हो कि भौगोलिक दूरी कम हो गई होगी। वीडियो कॉल कर लेते हैं आज हम विदेश में, लंदन में रह रही बुआ को या मौसी को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे भौगोलिक दूरी कम हो गई है, और एक उंगली के स्पर्श से दूर पर बैठे हुए व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, संचार। टच स्क्रीन का मतलब, आज हम वीडियो कॉल करते हैं तो उंगली के स्पर्श से, ओनली टच से हम अपनी बात को दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, ठीक है भाई। पहले क्या करते थे लोग, वीडियो रिकॉर्ड करते थे एमएमएस टाइप में, उसको भेजते थे। आवाज़ होती थी कि अपना संचार जो है, पहले वॉइस मैसेज भेजा जाता था। जैसे कोई पर्सन, आप, मैं बता दूं आपको, आज ज़्यादा नहीं, आज से 6 साल पहले की बात बता रहे, जब जियो चला ही चला था। जैसे किसी पर्सन का जियो का सिम था, उसका आपका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है या फिर स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपको एक ऑफर उसमें मिलता था कि आप क्या कर सकते हो, अपनी बात को वॉइस रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद आप भेज दो। जब भी फ़ोन उठाए, क्योंकि आपका संचार तो उसको मिला नहीं, आप जो जो बात कहने के लिए उसको फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि फ़ोन तो स्विच ऑफ था। अब अगली बार जब फ़ोन पे बात होगी तब तो, लेकिन आपने फ़ोन क्यों किया, मेन था आपका कंसर्न कि कुछ सूचना देनी होगी, तो आपने क्या किया, वो सूचना आपने रिकॉर्ड करके भेज दी। अब चाहे कॉल हो या ना हो, आपकी बात तो उस तक पहुंच गई। तो देखो सूचनाओं में, अब संचार में सूचना, विचार या हमारी कोई भावना हो सकती है, उसको हम मौखिक रूप से, लिखित रूप से, दृश्य माध्यम से सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार कहलाता है। संचार क्या एक प्रक्रिया है, और उसमें सूचना देने वाला, यानी एक क्या होता है, सेंडर, और दूसरा क्या होता है, हाँ, रिसीवर। लेकिन संचार देखो, एक तो सूचना देने वाला पर्सन और दूसरा सूचना प्राप्त करने वाला, दोनों ही क्या होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, आपने सुना नहीं, इग्नोर कर दिया, कहीं और देख रहे थे, ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बात बोल तो दी लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। जब मेरी बात नहीं सुनी तो हमारे बीच में संचार नहीं हुआ।
केवल अपनी बात बोल देना ही संचार नहीं कहलाता। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संचार के दो पक्ष होते हैं। एक पर्सन वो जो संचार भेजता है, एक वो पर्सन जो संचार को रिसीव करता है। लेकिन क्या संचार भेजने और रिसीव करने से संचार हो जाएगा? बताओ हाँ है ना? ये हुई बात। फीडबैक, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, संस्कृत समझते हो, जो भी थोड़ी बहुत भाषा समझते हो, या अपनी रीजनल लैंग्वेज जो समझते हो, लेकिन कोई पर्सन आपके सामने आ जाए, इटालियन आ जाए, फ्रेंच का आ जाए, रशियन आ जाए, कोई वो आपको कुछ कहे और आपको समझ ही नहीं आए, तो क्या आपके बीच में उसने तो कह दिया, आपने तो सुन लिया, लेकिन क्या संचार हुआ? नहीं। जब तक फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, पेपर में आता भी है और हमको आगे पढ़ना भी है। यानी जब आपने संचार को प्राप्त किया तो वो संचार आपको समझ आया नहीं आया, उसकी पुष्टि सामने वाले को करवाई जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। एक के अभाव में ये संभव नहीं है। यानी अगर सूचना देने वाला पर्सन एब्सेंट हो या प्राप्त करने वाला पर्सन एब्सेंट हो, उसको संचार नहीं होगा। संचार अंतर क्रियात्मक जो है, अंतर क्रियात्मक का मतलब क्या है? इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। इंटरेक्टिव, जब तक आपका आपस में इंटरेक्टिव नहीं होगा, संचार नहीं होगा। संचार के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। संचार प्रक्रिया में सबसे पहली बात तो स्रोत क्या बताया गया है? संचार प्रक्रिया में प्रारंभ करता है जो व्यक्ति अपने संदेश को या सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाता है, वो संचारक कहलाता है। पेपर में आ सकता है 1 नंबर में। संचारक कौन होगा? जो सूचना भेजने वाला है। दूसरा, अब क्या है कि जो संचार भेज रहा है उसकी जरूर कोई ना कोई भाषा होगी, भाषा नहीं होगी तो कोई ना कोई कूट वर्ड होगा, है ना? मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा, तो आप क्या इस नंबर को समझ पाए? नहीं समझ पाए? इसका मतलब सी, इसका मतलब एच, इसका मतलब ए, इसका मतलब एन, इसका मतलब डी, इसका मतलब ए, फिर यहाँ पर N। इसका मतलब क्या हो गया? चंदन, ये मेरा नाम है। तो ये कूट हो गया। कूट जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ वैसा ही लिख के दे जैसा आप चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। संचार में कोडिंग होती है, कूट भी होता है। ठीक है, आप ये भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि संचार केवल भाषा में नहीं, कूट में भी होता है। ठीक है, आगे बात समझ में ये नहीं आई? तो संचार के अंदर आपने क्या देखा? तो उसमें कोट होता है, कोई कूट होती है, कूट का मतलब कोड, ठीक है, इंग्लिश में कोड बोलते हैं। और उस कोड को इसे कोई पर्सन जो संचार भेजने वाला होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया था अभी, मैंने आपके सामने ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने ये लिख दिया, तो आप इसको समझ पाए? आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो आप बोलोगे कि हम समझ नहीं पाए, तो संचार हमारे बीच में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, संदेश की कोई भाषा हो सकती है या जो भी प्राप्त करता, दोनों को होना चाहिए। भाषा का जो ज्ञान है ना, ये जो कूट है, इसका ज्ञान दोनों को होना चाहिए। अब कूट आपको मिल भी गया, आपने उसको समझ भी ली, पढ़ लिया, एनकोड करना होता है। उसको एनकोड करने का मतलब है उसको समझना। जो कोड आपको मिला उसको क्या करना? समझना। संदेश सफल संचार के लिए स्पष्टीकरण और सीधा होना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने लिखा, आप नहीं समझ पाए, खैर समझ गए होगे वैसे तो। ये मेरा पहले तो मेरा नाम था और इसके बाद मैंने SIR लिखा था, ये तेरा नहीं, यहाँ नो आएगा। तो यहाँ पर ये क्या नाम है, मैंने आपके सामने लिख दिया। संदेश को स्पष्ट और सीधा होना चाहिए, आप इसको समझ ही नहीं पाए। तो संचार की एक कंडीशन क्या है कि स्पष्ट और सीधा भी होना चाहिए। इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संचार के क्या माध्यम हो सकते हैं? देखो 4 वही प्रकार हो सकते हैं, जिसमें आप मौखिक बोल रहे थे, लिखित बोल रहे थे, सांकेतिक बोल रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे थे, है ना? तो इसका चैनल क्या है? चैनल का मतलब माध्यम। संचार किस जरिए जा रहा है? तो टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, किससे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा रहा है। अब प्राप्तकर्ता प्राप्त कर लेगा किसी भी माध्यम से हो, उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। जो उसको मिला है संचार, जो भी उसको मिला है उसे डिकोड करेगा। अगर उसे अर्थ समझ गया तो संचार हो गया, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाया तो संचार नहीं हुआ। संचार समझ गया तो भी वो उसका पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर संचार वो नहीं समझ पाया तो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। इस फीडबैक के बाद, यानी फीडबैक क्या होता है, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फीडबैक क्या है? प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा नहीं, इस बात की पुष्टि होती है कि संदेश जो आपने भेजा था वो प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं,
मिल भी गया तो उसने उसको डिकोड किया कि नहीं, और डिकोड करने के बाद उसे समझ आया कि, ठीक है, ये फीडबैक होता है कि उस बात की पुष्टि होती है। अब बताओ, आपको मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन बहुत शोर हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया, तो शोर क्या है, ये एक इंटरप्ट है। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा। संचार में शोर क्या है, एक बाधा है। संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावट बाधा क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। अब ये मानसिक शोर भी हो सकता है, तकनीकी शोर भी हो सकता है, भौतिक शोर। मानसिक शोर का मतलब ये है कि आपके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, आप दिमाग में कुछ सोच रहे हो, अब मेरी बात पे ध्यान नहीं दे पाए, टेंशन चल रही है। तकनीकी में क्या है कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें वॉइस आई नहीं, कट कट के आ रही है या आई नहीं, उस जगह पर ये क्या हो जाएगी, तकनीकी शोर हो जाएगा। तीसरा होता है भौतिक शोर। बाहर बाहर आया है जीरा वाला, जीरा ले लो, मोबाइल बेच लो, है ना, तो वो एक भौतिक शोर हो गया। या मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है, उसका भी कह सकते हो। कोई भी भौतिक शोर हो सकता है, टीवी चल रहा है, किसी का गाना चल रहा है, कोई एबीसीडी पर्सन आपको अलग से बाहर से आवाज दे रहा है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। संचार के प्रकार, अब देखो इसमें प्रकार आ गए, कौन कौन से प्रकार है, तो सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब जब संकेतों के द्वारा बातें समझाई जाए। मौखिक और अमौखिक, मौखिक मतलब बोलकर होता है। अमौखिक संचार जब क्या है, बिना मुंह खोले बात हो रही, तो मौखिक संचार। अमौखिक संचार में आएगा। एक होता है अंत्यव्ययी संचार, जब व्यक्ति अपनी बात अपने से बात करे, अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी मन में ही दे। कई बार आप अकेले बैठे होते हो और आपके दिमाग में सवाल चल रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा टेस्ट है, पेपर है, तो आप अपने आप से बात करते हो कि यार 4 दिन की छुट्टी है या 2 दिन का समय है, जितना भी टाइम है, या आज आज का दिन है, मेरे पास 3 चैप्टर पढ़ने हैं, एक चैप्टर सुबह याद करूंगा, एक दोपहर में याद करूंगा, एक रात को याद करूंगा, सुबह उठते ही तीनों को रिवाइज करूंगा। तो आप अपने मन में ही इस बात का सवाल कर रहे होते कैसे करूंगा, और मन में इसका उत्तर देते हो। एक होता है आपका अंतर वैयक्तिक संचार, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें, वह अंतर वैयक्तिक संचार, बिल्कुल आमने सामने बैठकर। सामूहिक संचार तो नाम से ही क्लियर है कि आप ग्रुप संचार कर रहे हो उस जगह पर, जब एक समूह बनाकर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन जनसंचार क्या है कि जब हम समूह या किसी यांत्रिक या फिर किसी तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं और एक ही समय में अपनी बात को अन्य लोगों तक एक ही समय में पहुंचा पाते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अन्य लोगों तक, देखो जनसंचार में केवल अपनी बात पहुंचाना है, लेकिन संचार में क्या होता है, आपको अपनी बात पहुंचानी है, सामने वाले को समझ में भी आनी चाहिए और फीडबैक भी आनी, लेकिन जनसंचार में ऐसा नहीं। हाँ, अब संचार आखिर हम करते क्यों हैं, तो आपको इतना सारा संचार के बारे में पता चल गया। संचार क्यों करते हैं, सबसे पहली बात अपनी भावनाओं को बताने के लिए। अब आपको क्या चीज की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को सामने वाले व्यक्ति को जानने के लिए, जागरूक करने के लिए भी हो सकता है, शिक्षित करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और कई बार आप चाहते हो कि आपके आदेशों का पालन हो, तो इसीलिए भी आप संचार करते हो, ठीक है। आप, हो सकता है कि आप उस कार्य को नहीं करना चाहते, इसलिए भी बता रहे हो, तो इसके कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। देखो संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य लगभग ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले सूचना देना, अभिव्यक्त करना, सामाजिक संपर्क करना, समस्या का समाधान करना, प्रतिक्रिया, भूमिका को पूरा करना। आप अपनी इच्छा से भी बना के लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनसंचार का काम क्या है, निगरानी करना, विचार अभिव्यक्त करना, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। यू कैन राइट ऑल दिस सेम, यहाँ पर सेम टू सेम आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट है, इसमें बताया कि आधुनिक जनसंचार के माध्यम जो है पाश्चात्य तकनीकों से प्रेरित है। पाश्चात्य या पाश्चात्य का मतलब क्या है, वेस्टर्न, जो यूरोप, अमेरिका, उन देशों में डेवलप हुआ है, ऐसे देशों की तकनीकों से आपका हम ज़्यादातर उसको यूज़ कर रहे हैं आज जनसंचार में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार भारत में नहीं हुआ। हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार भारत में नहीं हुआ। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार भारत में नहीं हुआ। लेकिन जनसंचार में आधुनिक समय में हम सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका यूज़ करते हैं। परंतु भारतीय इतिहास गवाह है कि देव ऋषि नारद सबसे पहले संचार वाचक माने जाते थे। देव ऋषि जो नारायण नारायण करते थे, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर सूचनाओं को भेजते थे।
महाभारत काल में संजय ने क्या किया कि भाई युद्ध में जो भी देखा वो धृतराष्ट्र, आपको देखा होगा, एक तो पांडव थे, कौरव थे। जो कौरव थे उनके पिता राजा थे और वो अंधे थे, और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने भी कहा था कि अंधे से मेरा विवाह हुआ है तो मैं भी जीवन भर आंख में पट्टी बांध लेती हूँ। उन्हें महाभारत में युद्ध जो चल रहा था वो तो दिखता नहीं था, तो संजय क्या करता था, युद्ध में जो भी घटना घटती थी उसे देखकर वो बताता था कि ये हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में तो संचार ऐसा नहीं कि आज की प्रक्रिया है, पहले भी संचार होता था। पहले भी संचार क्या होता था। एक एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। देखो, जनसंचार के आधुनिक सबसे लोकप्रिय माध्यम पूछे तो इंटरनेट है लोकप्रिय माध्यम, और बाकी बहुत सारे हैं। इसके अलावा समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीफोन, सिनेमा। आप एक ही समय में जब अपनी बात कहते हो अलग अलग जगह पर। जनसंचार की मजबूत कड़ी जो है, देखो आज के ज़माने में ना भाई इंटरनेट सबसे मजबूत कड़ी है। आपकी बुक जो बनी थी ना, वो बुक 2003, 4, 5 के करीब की बनी हुई है, तो उस समय इतना इंटरनेट का एक्सेस था नहीं। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में या जो साइबर कैफ़े थे या जिसको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे इंटरनेट। पहले ज़माने में एक आम पर्सन को यूज़ नहीं करता था। आज के ज़माने में जब से इंटरनेट आए ना, न्यूज़पेपर बंद हो गया। आज के ज़माने में जिसको न्यूज़पेपर तक पढ़ना होता है, डायरेक्टली वो क्या करता है, गूगल पे जाता है, ई न्यूज़पेपर टाइप करता है, उसके सामने 2-3 वेबसाइट आ जाती है, किसी पे भी जाकर रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ लेता है। उसे करंट अफेयर चाहिए होता है, यूट्यूब खोल लेता है, या वैसे गूगल पे भी दुनिया भर की वेबसाइट है आज के ज़माने में पढ़ाई वाली, उस पर जाकर पत्रिका बेटा मैगजीन को बोलता है। ठीक है, तो उसको आज के ज़माने में क्या होता है कि भाई अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं वो इंटरनेट के साथ माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आप बुक मैडम से एक बार कंफर्म कर लेना, अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि आपके जो है, आपको अगर पूछे जनसंचार का सबसे मजबूत माध्यम है वो क्या लिखना है आज के ज़माने में। क्योंकि इंटरनेट, देखो कोई भी चीज़ है, पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी बड़ी बड़ी सूचनाएं होती थी ना, तो पहले समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपती थी, मतलब न्यूज़पेपर में पहले छपता था, रेडियो में आता था। लेकिन रेडियो तो केवल हमारे देश में चल रहा है, विदेश में क्या हो रहा है उस बात का तो पता नहीं चल रहा रेडियो से हमको जल्दी, सरकार सूचना भेजेगी तब। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्विटर को हम कह सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ट्वीट कर रहा है, वॉर हो रही है उसका ट्वीट चल रहा है, वॉर नहीं हो रही उसका ट्वीट। तो इंटरनेट माध्यम जो है वो सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम हो चुका है, जहां पर लोग तुरंत घटना घटने के बाद उसकी प्रतिक्रिया भी कर पाते हैं, अपनी राय भी दे पाते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा पत्रिकाएं मतलब मैगजीन प्रिंट माध्यम में आती है, और यह समाचार जो है आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। बेसिकली न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। पत्रिका के 3 पहलू होते हैं। पहला, समाचार का संकलन करना, दूसरा उन्हें संपादन करना, बनाना, और तीसरा पत्रिका में छापना। यानी पहले न्यूज़ लेकर आना, फिर न्यूज़ को डिसाइड करना कि क्या क्या छापा जाएगा। जैसे आपने फिल्म देखी होगी स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन मूवी में आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, अलग अलग जगह से न्यूज़ को इकट्ठा करता है। रिपोर्टर क्या करते हैं, न्यूज़ लेकर आते हैं किसके सामने, रिपोर्टर किसके सामने न्यूज़ लेकर आते हैं, रिपोर्टर लेकर आते हैं संपादक के पास में न्यूज़, और संपादक का काम होता है कि वो क्या करेगा, वो न्यूज़ को एनालाइज करेगा, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसको 5 खबर छापनी है तो 10 खबरें आती है उसके पास अलग अलग, फिर उनमें भी इंपॉर्टेंट खबर देखेगा। ऐसा थोड़ी कि सब कोई उसका पार्ट बना देगा। दूसरा काम उसका क्या होता है, संपादित करना, छापने लायक बनाना। तीसरा काम करना क्या होता है, उसे छापने के बाद में पाठक तक पहुंचाना, समझ जाएगा, उसे पाठक तक पहुंचाया जाएगा। और जो खबर एकत्र कर लेता है उसे वास्तविक ढंग से छापने में, काम करने में मदद संपादक करता है। जो भी खबर होती है उसे एडिटर यानी संपादक क्या करता है। अब देखो, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आज का कोई माध्यम नहीं है। 400 साल पहले आपको पता होगा जर्मनी में गुटेनबर्ग था, हमने पढ़ा भी है ये। उसने क्या किया, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। मेरे ख्याल से 1450 का दशक था, 1458 का टाइम है, लेकिन आपको दशक में भी बता देता हूँ, बाकी बुक में आपको मिल जाएगा, आप बुक में इसको देख लेंगे। 1450 का दशक था जिसमें क्या किया गया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया, और जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उसके साथ ही सूचनाओं का, ज्ञान का एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी प्रचार हुआ। अच्छी चीजें भी गई, बुरी चीजें भी गई, लेकिन इसमें एक चीज अच्छा हो गया कि अधिकतर लोग शिक्षित होने लगे। सबसे पॉजिटिव हम ये देखेंगे।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, जैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो कब हुई? 1780 में। जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट, ये पत्रिका का नाम है, जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, ये कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी। किस पर्सन ने करी? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। क्या था न्यूज का नाम, न्यूज़पेपर का नाम? तो बंगाल गजट। ठीक है भाई, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी याद रखना है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पहला हिंदी का पत्रिका देखेंगे, साप्ताहिक पत्रिका। देखो साप्ताहिक का मतलब होता है वीकली। आज के देखो, अभी तो आप नहीं पढ़ रहे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा वीकली भी आती है, मंथली भी आती है, मैगजीन करंट अफेयर की, एक ईयरली भी आती है, और 10 साल में जो एक बार छपती है वो भी आती है, ऐसे भी होता है। तो सबसे पहला वीकली, जो वीक में एक ही बार न्यूज़पेपर छपता है, जैसे आज के ज़माने में भी आता है रोजगार समाचार, रोजगार समाचार बोलते हैं हम, जिसमें अलग अलग जगहों पर जो प्राइवेट सरकारी जो भी नौकरियां निकलती है ना, अगर किसी को होता है, जैसे मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय काम करना है, तो लोगों को सपना तो आएगा नहीं, तो मेरे को प्रचार करना होगा, तो लोग रोजगार समाचार में अपना क्या करते हैं, जो भी जॉब निकलती है उसको प्रिंट करवा देते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाता है, और लोग वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, पढ़कर अप्लाई कर देते हैं। जो जॉब लेटर आप देखते हो कि नहीं आता जॉब लेटर, तो आपने फलाना न्यूज़पेपर में देखा था, उस चीज़ को मेंशन करते हो। आपने देखा है अभी तक जॉब लेटर? हिंदी में तो देखा होगा ना, आवेदन पत्र जिसमें स्वयंवृत्ति भी लगाते हैं, नहीं कराया मैडम ने? सेकंड टर्म में कराएंगी, कोई बात नहीं, तो इसी टर्म में करवा देंगी। उद्दंत जो है मातंड, ये नाम याद रखना है, मातंड, ये वीकली न्यूज़पेपर है। इसके अलावा 1826 में कोलकाता में ही प्रकाशित हुआ, ये भी याद रखना है, जिसके संपादक जो थे, है ना, जुगल किशोर नाम है भाई, जुगल किशोर शुक्ल नाम है। और भारतेंदु जी भी बहुत, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं निकाली जो वीकली थी या उस तरीके से। आपको मेनली वो याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया है। अब पेपर में एक क्वेश्चन ये आएगा, हमारी आज़ादी से पहले, हमारी आज़ादी से पहले कौन कौन से प्रमुख पत्रकार रहे हैं, पूर्व पत्रकार आज़ादी से पहले? तो जैसे इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, देखो ये तो काफ़ी फेमस राइटर हैं। इसके अलावा राम वृक्ष बैनपुरी, और ये नाम याद रखना है, ये टेस्ट में तो शायद नहीं, आपके पेपर में आता है नाम। अब प्रमुख न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं, उसके बारे में भी आता है। देखो आज़ादी के बाद कौन कौन सी हो गई और प्रमुख कौन कौन सी है, जैसे केसरी होगी, आज के ज़माने में हिंदू जो आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, या किसी भी, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना, एनबीटी बोल देते हैं, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं। देखो हिंदुस्तान सरस्वती, केसरी, है ना, करमवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो छपते हैं। आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकार कौन कौन से? देखो आज़ादी से पहले के थे ये, और आज़ादी के बाद कौन कौन से? सच्चिदानंद जो है, हीरानंद वात्स्य, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, है ना, मनोहर श्याम जोशी, और इसके बाद में राजेंद्र कुमार, ये फेमस ना, माथुर अलग है, प्रसाद अलग है। और आज़ादी के बाद कौन कौन से समाचार प्रमुख है? नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये प्रमुख है। पत्रिकाएं कौन कौन सी फेमस है? तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदू, दिनमान, इंडिया टुडे, इसके अलावा साप्ताहिक कादम्बनी, ऐसी बहुत सारी है, इतने सारे आज के ज़माने में, बहुत सारे। अब जनसंचार के अलग अलग माध्यम के बारे में पेपर में आता है, जैसे रेडियो का आविष्कार कब हुआ, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, ये भी पेपर में आता है। एक कंफर्म पेपर में आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, चाहे रेडियो के बारे में पूछ ले, टेलीविजन के बारे में पूछ ले, कंफर्म क्वेश्चन। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का मतलब होता है जिसे सुना जाता है, और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय माध्यम है। जैसे पहले जमाने में न्यूज जितने भी आती थी वो सब रेडियो पे आता था। दूसरी बात, मैच या न्यूज अपडेट जो होता था, मैच का अपडेट, वो भी उसमें ही आता था। और सबसे बड़ी बात है, जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ने हैं, तो जो काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको पढ़ना नहीं आता उसका कोई फायदा नहीं है उस न्यूज़पेपर को देखने का, उसके लिए केवल चित्र वाला है ये। लेकिन जिस पर्सन को पढ़ना आता है वही तो न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा। लेकिन रेडियो क्या है, अपनी भाषा में हम अपने अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो इसीलिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है। 1895 में इटली के जी
मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतरण रेडियो है, उसी का एक रूपांतरण रेडियो है। इसके बाद में भारत में कब शुरू हुआ, तो भारत के इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव में भी, तो वर्ल्ड लेवल पे हो गया। भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से जो है संगीत कार्यक्रम का प्रसारण हुआ सबसे पहले। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तो 1936 में हुई। और आज़ादी के बाद में अगर अभी वर्तमान समय तो देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेशन होते हैं इनके, जिसमें अलग अलग आरजे के बारे में तुमने सुना होगा। आरजे वो पर्सन होते हैं आजकल, जो तुम रेडियो अगर सुनते हो तो तुमने देखा होगा बीच बीच में वो कहीं कॉल लगाते हैं, मजाक करते हैं, या ये वाला गाना प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत, उसे बोलते हैं आरजे। ये प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं। सरकारी आजकल लोग देखते नहीं है, बहुत कम, ठीक है, और प्राइवेट ही ज़्यादातर देखते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची हो गया, अलग अलग स्टेशन है ऐसे कुछ। तो ज़्यादातर जो जो है स्टेशन कैसे हैं, वो निजी स्टेशन है। निजी स्टेशन का मतलब है प्राइवेट है, क्योंकि सरकारी तो सरकारी है, वो केवल अपने टाइम से चलता है, मनोरंजन का लोगों का नहीं सोचता कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। टेलीविजन के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, श्रव्य माध्यम, यानी सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को घर में गाना चला देते हैं टीवी में और वो काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी चीज़ें, वो उस हिसाब से काम करते हैं। या फिर कई बच्चों को देखा है स्कूल का काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, टीवी चला देते हैं गाना, और गाना सुनते सुनते लिख रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं थोड़े से। तो वो हम कह सकते हैं टीवी दृश्य देखने वाला माध्यम भी है, और ये क्या है, विश्वसनीय सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम देख पाते हैं। जैसे आपने कहा कि कहीं पर ना एक्सीडेंट हो गया, तो न्यूज़ में जब उसकी खबर आएगी तो उसके बारे में रिपोर्टर बता तो रहा होगा हमको, लेकिन कई बार उसका दृश्य भी दिखाया जाता है, तो इससे हमें उस बात खबर पर भरोसा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 1927 में बेल जो है, रिंग वाला बेल जो होता है, बेल टेलीफोन ने आपका लेबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच में सबसे पहले क्या हुआ, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन के बीच में जो लाइन है, पहले तार वाले आते थे फोन, तार वाले, यहाँ से जैसे तुमने देखा होगा बचपन में, वैसे तो तीसरी क्लास में नारियल जो होता है उसके दो हिस्से करके एक बनाते थे ग्रामोफोन ऐसा, जिसमें नारियल का होता था, धागा ऊन बंधा होता था, उस टाइप का पहले टेलीफोन बना था। फिर धीरे धीरे रूपांतरण हुआ, वायरलेस भी आ गए। आज के ज़माने में तो आपको पता ही है, आप देख ही रहे हो। देखो इसके बाद में एक बहुत ही इंडिया की फेमस, इंडिया के वर्ल्ड में पूरी फेमस है एक पत्रिका, इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है, बीबीसी न्यूज़ आजकल है। 1936 में अपना सबसे पहले टेलीविज़न इसने सेवा भारत में, इसने वर्ल्ड वाइडली इसने इस टाइम शुरू करी, और भारत में 1959 में टेलीविज़न की शुरुआत हुई, और जिसका मेन उद्देश्य क्या था, शिक्षित करना समुदाय को, शिक्षा का प्रचार करना। और 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से विविध टीवी प्रसारण सेवाएं शुरू की गई। फिर टीवी का प्रसारण भी शुरू हो गया धीरे धीरे। तो लॉकडाउन के बीच में भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तो अलग अलग सरकार के द्वारा चैनल भी बनाए गए थे जो टीवी पर अलग अलग टाइम पे 9th 7th 8th 6th उनकी क्लासेस होती थी। ध्यान रखना है। अब फिर आगे चल के क्या किया, रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन, इन दोनों को एक कर दिया। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर अगला सिनेमा, सिनेमा का मतलब मूवीज वगैरह मनोरंजन के लिए मेन पर्पज है, परंतु आपको पता है कई मूवी ऐसी है जो आपको क्या करती है, जानकारियां भी देती हैं। जैसे भी मैंने रिसेंटली अभी लास्ट मूवी जो देखी, चंदू चैंपियन नाम की एक मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, हर बच्चों को देखनी चाहिए। उस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि हमारे देश में एक ऐसा पर्सन भी था जो, जिसका मकसद बचपन से फिक्स था कि उसको, क्योंकि उसने पता है बचपन में देखा था कि एक बंदा था जो गोल्ड मेडल जीतने वाला था, परंतु जीत नहीं पाया, गोल्ड नहीं जीत पाया, वो सिल्वर जीता। लेकिन उसका इतना इज्जत हुआ, इतनी इज्जत हुई, 10,000 से ज़्यादा लोग उसका स्वागत करने आते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, पैसा मिलता है, रुतबा मिलता है। उस बच्चे ने उसको देखा और उसी समय कह दिया अपने बड़े भाई को, मेरे को ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। उसके लिए उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, कुश्ती सीखी, कुश्ती में रहा। आपको पता ही है आधे से ज़्यादा लड़के क्यों बर्बाद होते हैं,
प्यार मोहब्बत के चक्कर में, है ना। तो वहां पर जब वो एशियन गेम्स में गया था मिलिट्री वाले, ठीक है, मिलिट्री में भी शामिल होता है उसी चक्कर में, मिलिट्री में शामिल होता है, मिलिट्री वालों की तरफ से वो जाता है, आर्मी आर्मी की तरफ से जाता है गेम्स में, वहाँ पार्टिसिपेशन करता है, फाइनल हार जाता है वो लड़की के चक्कर में, इंटरव्यू देने के चक्कर में। उसको मेन था देखना था कि क्या वीकनेस है उसकी, तो मेरे को हराना है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका क्योंकि आर्मी में था, 9 गोलियां लगती हैं उसको, एक गोली उसकी निकाली नहीं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में लगी थी, वो अटकी ही रही, जिसकी वजह से उसका नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। फिर भी उसने आपको ट्रेंड किया, गोल्ड तो गोल्ड होता है, चाहे पैरालंपिक में लाए हो या फिर, ठीक है, तो वो गोल्ड गोल्ड मेडल जीत जाता है। उसने अपना गेम स्विच कर दिया, क्योंकि कुश्ती में तो खेल नहीं पाता, फिर उसने पैरालंपिक जो अपाइज लोग खेलते हैं उस पर पार्टिसिपेशन किया, और स्विमिंग करके वो गोल्ड जीत के लाया। लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिला कहीं पर भी। उसने राष्ट्रपति पे केस किया था, राष्ट्रपति के, देश के राष्ट्रपति के ऊपर, बहुत सारे राष्ट्रपति के, कि भाई मैं गोल्ड जीता और मुझे देश के सम्मान के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। इसीलिए उसको नहीं मिला था क्योंकि जहाँ पर ओलंपिक हो रहे थे ना जर्मनी में, तो वहाँ पर हो गई थी आतंकवादी हमला, जिसकी वजह से उस ओलंपिक को शिफ्ट कर दिया गया। और फिर एक ही पर्सन गया था, तो उसके बारे में ज़्यादा छपा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई खबर नहीं आई। उसके बाद लोगों ने संघर्ष देखा, तो मनोरंजन है, तो मनोरंजन मूवी, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी मिली, शिक्षा मिली उससे, कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यार वो भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मनोरंजन के साथ साथ ये क्या करता है, हमें सूचना, ज्ञान और संदेश देने का भी काम करता है। सिनेमा का जो आश्रय का जो श्रेय है, थॉमस अल्वा एडिशन, ये वही पर्सन है जिसने बल्ब का भी आविष्कार किया था, वो जाता है। और 1894 में फ्रांस में सबसे पहली फिल्म, ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है, वर्ल्ड की सबसे पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये याद रखना है। और भारत की सबसे पहली फिल्म बोले तो ध्यान रखना है, एक तो बोलती फिल्म है, एक मुख फिल्म है। मुख फिल्म का मतलब जो जिसमें केवल दृश्य दिखते हैं, बोलता कुछ भी नहीं है, वो है राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनी। और दूसरी जो बोलती हुई फिल्म थी वो 1931 में बनी थी, जिसका नाम था आलमारा। जो पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो मुख्य फिल्म थी जिसमें केवल दृश्य चलते थे, बोलते कुछ भी नहीं थे, वो दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। इसीलिए सबसे, अगर आज के ज़माने में देखते हैं हम, अवार्ड दिया जाता है, जो सेलिब्रिटी हमारे अलग अलग होते हैं उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस समय भारत विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है, आपको पता है। बॉलीवुड अलग, टॉलीवुड अलग, भोजपुरी अलग, पंजाबी अलग, गुजराती अलग, राजस्थानी अलग। आज के ज़माने में हर एक स्टेट क्या कर रहा है, अपनी मूवियाँ बना रहा है ना, हर एक भाषा में। और जब से तो यूट्यूब वगैरह है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है कि वहाँ पर, या इंस्टाग्राम वगैरह है, वहाँ से भी लोग क्या हो रहे हैं। तो इसके अलावा हिंदी के अलावा भी बहुत सारी क्षेत्रीय बोली में भी फिल्म बनती है। अगला है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आपको पता है जनसंचार का सबसे आधुनिक, सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, रेडियो, टेलीविजन, किताबें, सिनेमा, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती है। इसमें पुस्तकालय से सारे, पुस्तकालय जैसे सारे गुण मौजूद हैं, यानी सब कुछ है इसके अंदर। और ये क्या है, अंतर क्रिया का माध्यम है, जिसके प्रयोग से ये केवल ऐसा नहीं है कि शांत है, मुख भी है, शांत भी है। इंटरनेट से हम कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो अलग अलग सर्च इंजन है हमारे पास, जैसे गूगल है एक सर्च इंजन है, और भी सर्च इंजन है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ऐसे बहुत सारे। तो इन्हें सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन का मतलब जहाँ पर से हम चीज़ों को सर्च करते हैं। और अलग अलग माध्यम भी है इसके अलावा। तो इंटरनेट में संचार की नई संभावनाएं जग गई है, और हमें पूरे विश्व ग्राम में बदल दिया है। हमें पूरा विश्व जो है गाँव में बदल गया है। और इंटरनेट में आपसे पेपर में पूछा जाता है कई बार, WWW का पूरा नाम बताओ। हिंदी में इसका बोलते हैं, हिंदी में बेटा, हिंदी में बोलते हैं जगत जोड़ता जाल। जगत का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये नाम याद रखना है। अगर आप याद रखोगे, लास्ट पॉइंट बचा है, इसको पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। देखो, जनसंचार माध्यम का प्रभाव, तो जनसंचार माध्यम का प्रभाव हमारे जीवन पे डायरेक्टली पड़ रहा है, और इतना प्रभाव पड़ रहा है जो हम सोच भी नहीं पा रहे। आजकल लोग गाना सुनते हैं, पसंद आता है, चलता ही रहता है, दिमाग में चलता ही रहता है, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। देखो, कई बार हमें जनसंचार माध्यम से क्या होता है, सूचनाएं मिलती है। हम जिन जगहों पर नहीं जा सकते, उन जगहों की खबर भी हमें जनसंचार के माध्यम से मिल जाती है। तो इसका प्रभाव हमें क्या है कि आज के समय
कुछ हमें मिले ना मिले, लेकिन समाचार या सूचना हमें घर बैठे बैठे मिल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, मनोरंजन के साथ साथ जनसंचार, विज्ञान, बाजार भाव, इन सब हर चीज तरह की, जैसे शेयर कौन से ऊपर बढ़ रहे हैं, कौन से नीचे। अभी खैर आपको कंप्यूटर स्क्रीन में तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर साइड में आप दिख रहा है आपको ये, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर रेन होगी कि नहीं होगी। अभी बाजार बंद हो चुका है, बाजार बोलोगे हमारे इधर तो बाजार खुला है, स्टॉक मार्केट का बाजार। स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, सरकारी जुआ होता है जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जो सरकार के होते हैं, बैंक्स के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं और चीज़ों के, तो उन स्टॉक्स को लोग खरीदते हैं। तो वो यहाँ पर दिखाता रहेगा क्या चीज़ बढ़ रहा है, क्या चीज़ घट रहा है। तो सूचनाएं हमें ऐसी पता चलती रहती है। जैसे आप इंटरनेट फोन ओपन करते होगे फ़ोन के अंदर, तो आपको देखते हो अलग अलग वेबसाइट से, गूगल न्यूज़ से, अलग अलग जगहों से सूचनाएं भी प्राप्त होती है। इंटरनेट पर शादी ब्याह के लिए टिकट बुक करना, ठीक है, कहीं आने जाने के लिए बिल जमा करना, घर बैठे बैठे ऑनलाइन सेवा प्रदान करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। भाई हर चीज़ का सदुपयोग भी है और हर चीज़ का क्या है, दुरुपयोग भी हो सकता है। आपसे कई बार टेलीविज़न के फायदे पूछ लेता है, नुकसान पूछ लेता है, आप इसके फायदे नुकसान भी बता दोगे, ठीक है। खर्चीली व्यवस्था है, समय के साथ पुरानी हो जाती है, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हर किसी के कुछ ना कुछ फायदे, जैसे न्यूज़ के भी होंगे। भाई इंटरनेट आने से देखो क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत से लोग टीवी, जनसंचार के माध्यम से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के लोग जो क्राइम पेट्रोल देखते हैं, अधिकतर लोग क्राइम मिटाते कैसे, उनको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, उसको देख देख के लोग अवेयर तो हो रहे हैं। मेन उसका काम क्या है, क्राइम पेट्रोल जैसे आता है टीवी में, लोगों को दिखाना कि भाई हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है और लोगों के साथ ये चीज़ें हुआ है। लेकिन कई लोग अवेयर हो गए, अच्छा हमें अपने टच वाले फ़ोन नहीं यूज़ करने चाहिए, जब हम क्राइम कर ले तो हमें कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। तो लोगों को पता भी तो चल जाता है ऐसे, तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं नए नए अपराध हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जनसंचार में से मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अब मोबाइल में देखो सब कुछ है, बैंकिंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं। आपके पास स्पैमर्स के कॉल आते हैं, इतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। देखो आरबीआई आपको टीवी में ऐड भी दिखाता है कि अनजाने लिंक पे क्लिक ना करें, वो कोई चोर हो सकता है, कोई आपके साथ साइबर ठगी हो सकती है, साइबर अटैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारे नए नए अपराध भी बढ़े, अश्लीलता बढ़ी है, ठीक है। और विज्ञापन के जाल में मनुष्य फंस गए हैं आज के ज़माने में। आप फ़ोन ओपन करते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए, आप इतने में देखते हो उसके बगल में एक दूसरा वेब प्रचार आ जाता है, फिर दूसरा प्रचार आ जाता है। आप यूट्यूब चलाते हो, उसमें भी देखते हो प्रचार आ जाता है। तो हम मनुष्य विज्ञापन के जाल में फंसता जाता है। आपको सूचना मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, परंतु विज्ञापन देखना पहले मैंडेटरी है, विज्ञापन देखने को मिलेगा। अखबार, टेलीविजन कुछ खास अलग अलग तरीके से प्रचार को दिखाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में एक 5वां पेज नंबर होता है, वो खास तौर पर विज्ञापन के लिए होता है, उसमें केवल विज्ञापन विज्ञापन ही आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं संचार, जनसंचार वाला जो चैप्टर तो यही था। अब इसके इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर आपके सामने है। एनकोडर, डिकोडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, आप अगर एटलीस्ट ये कर लो, ये सारे क्वेश्चन तो आपके तो भी हो जाएंगे। आंसर आप लोगों के लिए दिए मैं नहीं दिए हुए, आपको उसी में ही देखना है। न्यूज़ क्या चीज़, यही है भाई हमारी आज की क्लास।